देखिए, ये यमुना के पुल का बैरिकेड है। ये देखिए, ये इस तरह से शेल उठा, इस तरह से पुलिस वालों को परेशान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो वाकई में हैरान करने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ? धड़ा था किसानों का जो जत्था था, उसमें से उन्होंने सुबह से लेकर आज सर्दी आ गई है, पूरा दिसंबर, जनवरी, नवंबर निकल चुका है। हम लोग, ये लोग अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं, ये अपने हक के लिए अड़े हुए हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आप देखें कि लाल किले पर आपको नीचे हजारों की संख्या में किसान तो दोस्तों, जो अभी आपने तस्वीरें देखी, हो सकता है ये आपको डिस्टर्ब करने वाली हो, क्योंकि आज आप जहां पर 26 जनवरी मना रहे थे, आप काफ़ी खुश थे। आपने सोचा होगा कि आज आप गणतंत्र दिवस मनाएंगे और आप लोगों ने त्योहार की खुशियां आपस में हम लोग बांटेंगे। लेकिन इतनी डिस्टर्बिंग कुछ तस्वीरें आई आज दिल्ली से, जहां पर किसानों का आंदोलन जो है वो वायलेंट रूप ले लिया उसने, और अभी तक जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, तो वहां पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अभी आपने देखा कि लाल किले पर भी कुछ किसान चले गए और उन्होंने अपना झंडा वहां पर फहराया, लाल किले पर पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद में दिल्ली की सड़कों पर कई कई जगहों पर जो पुलिस वाले थे उनके साथ में उनकी लगातार मुठभेड़ हुई और कई जो किसान चोटिल भी हुए, पुलिस कर्मी भी चोटिल हुए। तो आखिर में ऐसा हुआ क्यों? लगातार दिल्ली में दंगे क्यों हो रहे हैं? उसका क्या रीजन है? आज हम इस वीडियो में पूरा ये बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आपको पता है कि हमारे देश में पिछले नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में जो है 3 किसान बिल पारित हुए और वो पास हुए, वो कानून बन गए। तो हुआ क्या कि जब ये तीनों किसान बिल पास हुए, उसके बाद में लगातार आंदोलन स्टार्ट हो गया पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां के कुछ क्षेत्रों में जो वहां के किसान हैं उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। शुरुआत में बात ये हुई कि ये आंदोलन जो है, जो बिचौलिए हैं वो इसको आग दे रहे हैं, क्योंकि जो मंडी में जो बिचौलिए होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है, या फिर ये जो बड़े बड़े जो किसान हैं वो इस आंदोलन को आग दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा नुकसान होने वाला है इससे। क्योंकि अगर मंडियां बंद होती हैं तो मंडियों पर आपको पता है कि एमएसपी के प्राइस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो प्राइस होती है जो फसल की, उस पर खरीदा जाता है। तो अगर मंडियां बंद होती हैं तो इन बड़े किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि इनका बोलबाला रहता है मंडियों में। लेकिन उसके बाद में सरकार ने क्लियर किया कि ना ही मंडी बंद होने वाली है और ना ही सरकार जो एमएसपी रेट देती है वो बंद होने वाली है। यानी फसल, जो किसी भी फसल के लिए सरकार जो है वो एक एमएसपी डिसाइड करती है कि इस फसल के लिए, जैसे गेहूं या धान हुआ, तो ये फसल इतनी कीमत पर बिकेगी उस सीजन में। उसी कीमत के आधार पर जो मंडियां होती हैं वो अनाज खरीदती हैं, और हालांकि उससे बहुत कम रेट पर प्राइवेट फर्म्स माल खरीदती हैं किसानों का। लेकिन फिर भी एक सरकार जो है डिसाइड, जो प्राइवेट फर्म एमएसपी होगा। फिलहाल ये सरकार के बताने के बाद में भी कि एमएसपी और मंडियां दोनों जारी रहेंगी, उसके बाद में भी किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया। और किसान जो है वो दिल्ली में घुसना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक के रखा, और जो सिंघू बॉर्डर है पंजाब से लगता हुआ और टिकरी बॉर्डर है उसके आसपास में किसानों का ये जो जमावड़ा है वहां पर लग गया, और ये नवंबर से लगातार जारी है। उसके बाद में हुआ क्या कि पंजाब में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली गई, दुष्प्रचार फैला कि जो सरकार जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगी, और जो रिलायंस और जो अडानी वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये किसानों की जमीनें ले लेंगी, ये किसानों की फसल ले लेंगी, उनका वैल्यू नहीं देगी। तो इसका जो दुष्प्रचार हुआ, इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में जो रिलायंस के आउटलेट्स थे, जो रिलायंस के टावर्स लगे थे, उनको भी किसानों ने तोड़ा। ये मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ पूरी, किस तरीके से ये आंदोलन चला। तो उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी परेशान हो गई, और उसने वहां की जो हरियाणा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ कोर्ट है हरियाणा और पंजाब की, वहां पर जो है ऑलरेडी उसने केस फाइल किया, और उसने कहा कि हमारा हर्जाना कौन भरेगा, सरकार भरेगी या फिर किसान भरेंगे। उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लियर किया कि वो किसानों के साथ में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगी, और ना ही फ्यूचर में वो प्लान कर रही है ऐसा कुछ करने का। उसके उसके बाद में आंदोलन जो है लगातार ये 2 महीने तक चलता रहा, और इन 2 महीनों में किसान और सरकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन दोनों के बीच में 10 राउंड्स की वार्ता हो चुकी है। 10 बार बातचीत हो चुकी है लगातार, और 10 बार किसानों से ये जो वार्ता थी, ये जो बातचीत थी, ये विफल हुई। क्यों विफल हुई? क्योंकि सरकार के मंत्री जब भी किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनसे बात करने के लिए जाते थे, तो किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो सिर्फ एक बात कहते थे कि उन्हें किसान कानून वापस चाहिए, वो इससे नीचे किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे, और उन्हें एमएसपी की गारंटी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ये बात लगातार बोल रही है कि वो एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन वो किसान कानूनों को वापस नहीं ले सकते हैं।
उनका कहना है कि आप बताइए कि हम किसान कानूनों में क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या कमियाँ हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। तो जब भी ये सरकार के जो मंत्री हैं ये जाते थे तो जो किसान हैं वो अपनी पीठ जो है घुमाकर बैठ जाते थे और कई बार तो इतनी नारेबाजी होती थी कि उस दौरान जो भीड़-भाड़ में बात भी नहीं हो पाती थी, इस तरीके का माहौल था। अगर आप लगातार न्यूज़ फ़ॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि किसानों का किस तरीके का अड़ियल रवैया था, वो लगातार बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो किसान बता रहे हैं कि ये पूरे देश की आवाज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसान इसमें जो है करीब 40 ऑर्गेनाइज़ेशन हैं किसान के, जबकि पूरे देश में 500 से ज़्यादा किसान ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं इस समय। और ये पूरे देश को डेफ़िनेट सी बात है कि ये पूरे देश के किसानों को रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं, ये पूरे देश के किसानों की आवाज़ नहीं है। इसमें योगेंद्र यादव जैसे भी नेता हैं जो कि शाहीन बाग में भी दिखते होंगे आपको, अन्ना हज़ारे वाले आंदोलन में भी दिख जाएँगे और अब ये किसानों के आंदोलन में भी दिख जाएँगे आपको। उसके बाद में फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद जनवरी में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जो तीनों कानून थे, इन तीनों कानूनों के फंक्शनिंग पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार और जो किसान संगठन है इनके बीच में अगर कोई हल नहीं मिल रहा है, जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए हम मीडिएट कर रहे हैं और इन तीनों कानूनों को फिलहाल हम रोक दे रहे हैं। इनका क्रियान्वयन नहीं होगा, ये देश में लागू नहीं होंगे। इसी बीच में हम एक 4 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी जो है किसानों से जाएगी और बात करेगी और समझेगी कि किसानों की क्या प्रॉब्लम है, उनको हम उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो किसान आंदोलन के जो नेता थे, उन लोगों ने इस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित की गई कमेटी थी, उससे बात करने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि किसान संगठनों ने कहा कि इसमें जो शामिल हैं, कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो जो है ऑलरेडी प्रो कानून है, यानी कि वो ऑलरेडी कानूनों का समर्थन करते हैं, तो वो इसलिए बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की और वो लगातार सरकार से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे और सरकार से अगर बात कर भी रहे हैं या फिर जिस तरीके की वार्ता हो रही है, वो किसी भी सॉल्यूशन पर निकल नहीं रही है। हालाँकि इस बीच काफ़ी जो संविधान के जानकार हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों के द्वारा ये बात कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्टे लगा दिया है इन 3 कानूनों पर, ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि किसी भी कानून पर स्टे या उसके क्रियान्वयन पर रोक तभी लगाया जा सकता है, जब वो कानून संविधान के दायरे के बाहर हो, यानी कि या तो वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट करता हो या जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको कहीं न कहीं वायलेट करता हो, यानी कि जो हमारे कानून बनाने के जो नियम हैं, जो दिए गए हैं संविधान में, अगर उनको वायलेट करता है, तभी कोई भी कानून को स्टे किया जा सकता है या फिर कोर्ट के द्वारा उसको किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने इन 3 कानूनों को रद्द नहीं किया है, हमने इनको टेम्परेरी टाइम के लिए केवल स्टॉप किया है, इनकी जो फंक्शनिंग को है वो रोका हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जब किसान संगठनों को लगा कि ना तो सरकार से और ना ही सुप्रीम कोर्ट से उनकी बात बन रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिपब्लिक डे के दिन एक परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली एक निकालेंगे। हालाँकि ये जो उनका ट्रैक्टर रैली निकालने का प्लान था, ये काफ़ी पहले से उनका था, वो काफ़ी पहले से इस पर विचार कर रहे थे। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था, इसके खिलाफ जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा कि आप किसान संगठनों को मना करिए कि वो ट्रैक्टर रैली ना निकालें 26 जनवरी के दिन, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार की याचिका थी उसको खारिज करते हुए ये कहा कि ये दिल्ली पुलिस का मैटर है, ये कानून व्यवस्था का मैटर है कि दिल्ली पुलिस डिसाइड करे कि वो किसको दिल्ली में आने देना चाहती है रिपब्लिक डे के दिन और किसको नहीं आने देना चाहती। इस पर हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। और ये जो फ्री मूवमेंट का जो फ्री मूवमेंट करने का हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इसको भी वायलेट करता है एक काइंड ऑफ। लेकिन अब बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानूनों के क्रियान्वयन को रद्द कर दिया, इस पर ये एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो ये संविधान के खिलाफ है, और उन्होंने किसानों के लिए एक कमेटी भी बनाई और किसान उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फेवर में ये फैसला नहीं दिया कि रिपब्लिक डे के दिन ये परेड ना हो। खैर, उसके बाद में क्या डिसाइड हुआ कि जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पुलिस थी, उन लोगों ने मिलकर जो किसान संगठन के बड़े-बड़े नेता थे, उनसे बात की और 2-3 दिन तक लगातार ये बात चली, 10-10 घंटे बात चली और सॉल्यूशन ये निकला कि परेड निकलनी चाहिए रिपब्लिक डे के दिन, लेकिन वो ऐसे निकले कि वो हमारे जो राजपथ पर जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है परेड दिवस का, उसको कहीं ना डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए डिसाइड हुआ कि दिल्ली के बाहर कुछ रूट डिसाइड किए गए कि इस रूट से होकर जो है किसान आंदोलन की जो ये रैली है, ट्रैक्टर रैली है, ये निकलेगी। उसके बाद में फिर पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आना स्टार्ट हो गए दिल्ली में।
उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है कि आज के दिन 26 जनवरी के दिन यानी कि क्या हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के भीतर जो है ट्रैक्टर्स की जो रैलियां थी वो घुस गई, आंदोलनकारी घुस गए। उन लोगों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पुलिस वालों से लगातार मुठभेड़ की, पुलिस वालों से भिड़ गए वो। कई पुलिस वाले उसमें घायल हुए, कई किसान घायल हुए। कुल मिला के कोई भी घायल हो तो लेकिन नुकसान तो अपने देश का ही हो रहा है। इस पूरे जो भी क्रियाकलाप ये हुआ है आज। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हम अभी तक यूएसए की कैपिटल हिल में हमला हुआ था 6 जनवरी को, और हम लोग उसको लेकर कितनी निंदा कर रहे थे यूएसए में कि यूएसए में देखिए डेमोक्रेसी के लिए काला दिन आ गया है और वहाँ की संसद पर हमला हो गया। हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ थे वो बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे। और अब आज देखिए, आज तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना काला दिन है, जबकि हमारे लिए आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है। 26 जनवरी के दिन जो हमारे देश के सैनिक हैं, उन लोगों ने अपना बलिदान किया, उनके गौरव को हम आज याद करते हैं, उनकी गौरव गाथा को आज हम याद करते हैं। उसको हम राजपथ पर प्रदर्शित करते हैं, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं पूरे विश्व के सामने। पूरे विश्व की जो मीडिया है उसकी नजरें हमारे ऊपर होती हैं आज के दिन। और आज के दिन सोचिए ये काम हुआ, इससे जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसको कितनी क्षति पहुंची है आज पूरी विदेश मीडिया के सामने। और कहीं न कहीं ये जो आंदोलन था, इसका ये भी एक, ये जो रिपब्लिक डे के दिन ये परेड निकालने का जो ये प्लानिंग था, ये सिर्फ यही एक प्लान था, क्योंकि ये जो है पूरी जो विदेश मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया है, उसका कहीं न कहीं ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। तो अब बात ये है कि आखिर ये लगातार दिल्ली में दंगे क्यों हो रहे हैं? अभी पिछले साल आपने देखा दिल्ली में दंगे हुए नवंबर-दिसंबर में ही, और फिर आज किसान आंदोलन के दौरान इस तरीके का वायलेंस हुआ। हम मानते हैं कि आपकी असहमति हो सकती है, डेमोक्रेसी में असहमति जाहिर करने का पूरा स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अराजकता पर उतर आए। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं कि इतने दंगों के बाद में भी सरकार क्यों नहीं सीख रही है? व्हाई डिडंट लर्न फ्रॉम शाहीन बाग? सरकार ने शाहीन बाग में जो दंगे हुए उसके बाद में क्यों नहीं सीखा? क्योंकि आपको पता है कि शाहीन बाग का आंदोलन भी इतना ही लंबा खिंचा था, 2-3 महीने आंदोलन चला था शाहीन बाग का। उसके बाद में शाहीन आंदोलन और किसान आंदोलन में इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? दोनों एक ही जैसे क्यों हो रहे हैं? हमें इस बात पर क्यों विचार करना चाहिए, और सरकार क्यों नहीं सीख रही, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सीख रही? सबसे पहले सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों आंदोलन इतने लंबे टाइम तक क्यों चल रहे हैं? सरकार इनको क्यों, इनकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाई? और शाहीन बाग में भी यही हुआ और किसान आंदोलन में भी यही हुआ। और लगातार इंटेलिजेंस के इनपुट ये मिल रहे थे कि दोनों आंदोलन में, शाहीन बाग में भी यही बात होती थी कि इसमें जो है पाकिस्तान के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कट्टरपंथी इन्वॉल्व हैं। किसान में आंदोलन में भी यही हुआ कि इसमें खालिस्तान के सपोर्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें पाकिस्तान के सपोर्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके की बातें जब मीडिया में जाती हैं तो किसान आंदोलन में भी जैसे कोई सच्चा आंदोलनकारी जो बैठा हुआ है, जिसको सच में इन कानूनों से प्रॉब्लम है, जो सच में एक रिफॉर्म चाह रहा है कि नहीं सुधार हो इन कानूनों में, उसको तो यही लगेगा ना कि नहीं, हमें तो पाकिस्तानी बुलाया जा रहा है, हमें तो खालिस्तानी बुलाया जा रहा है, और वो उग्र हो जाएगा। तो सरकार को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि मीडिया में अगर इस तरीके की बातें आती हैं तो इस तरीके की बातें मीडिया में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो कई बार जो है पत्रकारों को उठा लेता है, या फिर जो इनके नेता होते हैं उनको उठा लेता है और उनसे जो पूछताछ करता है। तो किसान आंदोलन को कारियों को ये लगता है कि उनकी जो आवाज उठाने की जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं बाधा पहुंचानी जा रही है, उसको कहीं ना कहीं कर्व करने की कोशिश किया जा रहा है, और यही शाहीन बाग में हुआ। उसके बाद में आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जो आज जैसे ये 26 जनवरी के दिन ये बात हुई, इतना बड़ा जो वायलेंट एक्ट हुआ, शाहीन बाग में भी जो दिल्ली के दंगे स्टार्ट हुए थे वो इस वजह से हुए थे क्योंकि उस दिन डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे इंडिया में। तो दोनों में कहीं ना कहीं मीडिया को अटेंशन देने का प्रयास किया गया कि जो हमारी वर्ल्ड मीडिया है वो देखे कि इंडिया में क्या हो रहा है। और तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में भी इंटरफेयर किया था जब शाहीन बाग के लोग सड़कों पर धरना दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सड़कों पर धरना मत दीजिए, आपको धरना देने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़कें घेर के बैठ जाइए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरलॉक्यूटर्स नियुक्त किए और वो लोग गए शाहीन बाग में बात करने के लिए। अब उससे हुआ क्या कि जो शाहीन बाग के आंदोलनकारी थे उनका मनोबल और बढ़ गया, वो लोग और जो है बड़ी बड़ी सड़कों पर जाके जाम करने लगे। उसकी वजह से कुछ तत्कालिक स्थितियां ऐसी बनी जिनकी वजह से वहां पर दंगे हो गए। और सेम कार्य यही यहाँ पर भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और कमेटी और किसान आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की भी अवहेलना कर दी। तब सोच समझ लीजिए आप कि किसान जो आंदोलनकारी हैं उनका मनोबल कितना ज्यादा बढ़ गया है ऑलरेडी। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि ये ड्यूरेशन इतनी देर, इतने टाइम तक चल रहा है ये लगातार आंदोलन, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही। उसके बाद क्या सरकार के पास कोई इंटेल इनपुट्स नहीं रहते हैं जो मीडिया पर कहीं ना कहीं फैलती होगी कि क्या विचारधारा चल रही है? जैसे आज एकदम से ये जो रूट थे वो रूट डाइवर्ट कैसे हो गया, जब
डिसाइड हो गया था कि इस रूट से किसानों की ट्रैक्टर रैली जाएगी, तो कैसे रूट चेंज हो गया। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को सोचनी चाहिए कि उनके इतने प्रयासों के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कुछ आप तस्वीरें देख लीजिए जो शाहीन बाग में था, किस तरीके से दिल्ली को जलाया गया था, और आज फिर वही बात हुई कि जो जाकर आप राजधानी में, हमारी दिल्ली की राजधानी पर जाके किसानों ने फिलहाल जिस तरीके की अराजकता फैलाई, वो इस तरीके की उम्मीद उनके आंदोलन से नहीं की जा रही थी। वो लाल किले पर चढ़ गए और वहां पर उन्होंने अपने धार्मिक झंडे फहराए। ये देखिए, ये ट्रैक्टर से लगातार एक जो दिल्ली की जो डीटीसी वाली बस है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये किसान नहीं, इनके हाथों में डंडे थे, रॉड थी लोहे की, हाथों में तलवारें थी, जो है पुलिसकर्मियों को गाली दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे और लगातार जो है हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, उग्र करने का कोशिश कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को। तो चाहे जो भी हो, चाहे उसमें आप खालिस्तानी एलिमेंट कह दीजिए इसमें इन्वॉल्व हो या फिर कोई अन्य तत्व, शरारती तत्व इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा फेलियर गवर्नमेंट का है, पूरा फेलियर सुप्रीम कोर्ट का है और पूरी फेलियर जो है दिल्ली पुलिस की है। और सुप्रीम कोर्ट को अब जरूर सोचना चाहिए, अपने खुद को उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट है, वो महामहिम है, उनके बारे में कोई बोल नहीं सकता है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन और बिल्कुल, और पता है इस समय ये भी है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में या फिर किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपको स्वतंत्रता बोलने का अधिकार नहीं। हालांकि मैं महामहिम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अंदर झांकने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं लगातार इन आंदोलनों में, उसके बाद में भी ये दंगों के रूप में क्यों परिवर्तित हो जा रहा है। तो कुल मिला के यही कुछ ज्वलंत प्रश्न है जो सरकार को सोचना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सोचना चाहिए। तो फिलहाल आप अपने विचार बताइए और उम्मीद है कि अब सरकार और किसान जो संगठन है वो किसी ना किसी सॉल्यूशन पर आएंगे और इस तरीके का उग्र जो प्रदर्शन है वो आगे नहीं होगा।